जय श्री राम। रानी लक्ष्मीबाई का विवाह। पेशवा बाजीराव द्वितीय मनु को अपनी सगी पुत्री मानते। उनके प्रयास से एक अच्छे पंडित के द्वारा एक वर की तलाश कर ली गई। उन दिनों झांसी के राजा गंगाधर राव विधुर थे और उन्हें राज्य संचालन के लिए एक पुत्र की आवश्यकता भी थी। ऐसे में विवाह अपरिहार्य हो गया था। देखते देखते पंडित तात्या एक विवाह का प्रस्ताव लेकर मनु के पिता मोरोपंत तांबे के पास आए। प्रस्ताव यह था कि राजा के साथ विवाह केवल उन परिस्थितियों में होगा कि राजा गंगाधर राव विवाह की संपूर्ण व्यवस्था झांसी में करेंगे। वहीं कन्या और लड़की वालों को जाना होगा। मोरोपंत तांबे इस विवाह के प्रस्ताव से बहुत प्रसन्न थे। उन्होंने हामी भर दी। थोड़ी बहुत जानकारी राजा के विषय में करने के उपरांत मन ही मन प्रसन्न भी हो रहे थे कि मेरी पुत्री, जो बचपन में कहा करती थी कि मैं किसी राज्य की रानी बनूंगी, आज उसका सपना चरितार्थ हो रहा है। वे विवाह की हामी भरे, तैयारियां होने लगीं, किंतु बहुत भीड़ न हो इस निमित्त बिठूर से थोड़े लोग बाराती बन कन्या को लेकर नियत आतिथ्य कक्ष में जाकर ठहर गए। विवाह की तैयारी चल रही थी। सांध्य वेला में विवाह के लिए जैसे ही बारात सजकर झांसी के किले से उस अतिथि कक्ष की ओर आने वाली थी, रानी ने उचक कर और सोचा कि अपने वर को बालकनी अटारी से देख लूं। उसने राजा के घुड़सवारी के ढंग पर विशेष दृष्टि डाली कि उनका घोड़े पर बैठने का ढंग कैसा है, यानी अपने वर में एक वीर पुरुष की तलाश कर रही थी। देखते देखते बारात आ गई। मनु की जिन विशेषताओं की ओर मैं ध्यान आकृष्ट कर रहा हूँ, उन्हीं विशेषताओं में रानी के वीरांगना और प्रथम स्वाधीनता संग्राम के नेत्री बनने के बीज अंकुर हैं। बारात आई। पंडित मंडप में राजा और मनु दोनों को नियत स्थान पर बैठकर पूजा विधि विधान से कराने लगे। इसी क्षण अब रस्म आई गठबंधन की। गठबंधन के समय वृद्ध पुजारी ने अपने कांपते हाथों से राजा के अंगोछे के पल्लू और रानी के साड़ी के पल्लू से गांठ बांधनी चाहिए मंत्रोच्चार के द्वारा यह क्रिया व्यापार प्रारंभ किया गया। किंतु ऐसा जिस क्षण हो रहा था, मनु बड़ी दृढ़ता से इस बात को देख रही थी और उन्होंने पुजारी के हाथों से दोनों छोर लेकर और अपने हाथ से कस के गांठ बांध दी और कहा, पुजारी जी, गांठ ऐसी बांधना कि छूटे नहीं। गांठ बांधने से क्या होता, हम बहुत लंबे साथ नहीं रहेंगे। यह मानो दूरदृष्टि हो कि रानी को अपने भविष्य का ज्ञान हो चला हो कि यह दाम्पत्य जीवन बहुत लंबे समय नहीं चलने वाला, यह केवल औपचारिकता हो रही है। उस क्षण वहाँ के मनोरंजन के लिए जूही और मोतीबाई नाम की दो नृत्यांगनाएं, जो नाट्यशाला की कुशल नेत्रियां और नर्तकी थीं, वे आईं। उन्होंने कहा कि रानी, मैं आपके मनोरंजन के लिए आई हूँ। रानी ने कहा, मनोरंजन नहीं, तुम मेरी सेना की सेनापति बनोगी। रानी से घुल मिलकर सहेली की तरह वे बातें करने लगीं। सबसे पहले दो और सहेलियां आईं, सुंदर और मुंदर। ये दो सहेलियां वो थीं जो रानी को सबसे पहले झांसी राज्य में मिली। रानी ने उनको भी वादा किया कि मैं तुझे अपनी सेना की सेनापति बनाऊंगी। विवाह संपन्न हुआ।
कुछ दिनों रानी दाम्पत्य जीवन की मर्यादा के अनुसार दुल्हन के रूप में रहकर और फिर अपने कार्य का संचालन करने लगीं। घोड़े पर बैठकर सुदूर निकल जाती, कुछ देखती, कुछ अन्वेषण करती, अपने राज्य का संचालन करती। और एक दिन आया कि जब उन्होंने राजा से प्रस्ताव किया कि मैं एक सैन्य टुकड़ी स्त्रियों की बनाना चाहती हूँ। राजा अंग्रेजों के आगे हार चुके थे। वे संधि प्रस्ताव के तहत जैसे तैसे जीवन जी रहे थे। दुर्दैव से राजा का साथ रानी को बहुत लंबे समय नहीं मिला। यद्यपि वे रानी के इस कृत्य से बड़े प्रभावित होते, हर छोटे बड़े न्यायिक मामलों में रानी का वचन लेते, उनकी सहमति लेते। बालक एक जन्म तो लिया, लेकिन बहुत समय साथ नहीं रहा। उनका अपना जाया पुत्र शैशव काल में ही बीमारी का शिकार होकर चल बसा। उसके शोक में राजा गंगाधर राव भी बहुत लंबा साथ नहीं दे सके, वे भी दिवंगत हुए। रानी अकेली पड़ गईं। उन्होंने एक स्वकुल गोत्र के बालक को गोद लिया। राजकुमार के रूप में उसकी प्रसिद्धि हुई दामोदर राव। इस रूप में यह सूचना जब अंग्रेजों के पास पहुंची, उन्होंने इस गोद लिए बालक को राजकुमार मानने से इनकार कर दिया। और एक दिन एक बांदी ने आकर रानी से कहा कि रानी, एक अंग्रेज ऑफिसर आपके पास कुछ संदेश लेकर आया है। तब रानी ने कहा, उसे दरबार में उपस्थित करो। पर्दे के पीछे रानी बैठी, सारे सभासद बैठे, सारे सामंत बैठे। और ऐसे में उस अंग्रेज ने फरमान सुनाया कि झांसी राज्य आपके गोद लिए बालक को राजकुमार के रूप में मानना स्वीकार नहीं करती। आपको इतने लाख रुपए की पेंशन और ऐसे ऐसे अंग्रेज सत्ता के साथ समझौता करना होगा। यह झांसी अंग्रेजों के अधीन रहेगी। रानी एक शेरनी की तरह फुंकार उठी, हाथों में म्यान से नंगी तलवार को निकाल और जोर से चिल्लाई, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। यह एक ऐसा वाक्य था जो अंग्रेजी राजसत्ता के कान में पिघले शीशे की तरह से घोल के रूप में पड़ गया। सब और चर्चा होने लगी कि अंग्रेजी सत्ता के विरोध में रानी खड़ी हो गई हैं। अब लोग दिन देखते थे कि जल्दी ही युद्ध का क्रम प्रारंभ होगा। आ गया वह दिन जिस दिन रानी को अंग्रेजों के सेनापतियों से भयानक युद्ध करने का सुअवसर आया। इस बीच रानी ने कूटनीतिक ढंग से हर जाति पंथ के लोगों के मुखियाओं को इकट्ठा कर उनसे परामर्श कर कि क्या मुझे अंग्रेजों के शरण में जाना चाहिए। सबने यह कहा, नहीं रानी, हम आपके साथ हैं। हम मरते दम तक अपनी जात के सभी लोग आपके साथ रहेंगे। आप युद्ध लड़ें, यह युद्ध निर्णायक होगा। रानी ने अपने सैनिकों में एक से एक लोगों को तलाश किया, उनकी शक्ति को पहचाना। जिन लोगों को राजा गंगाधर राव ने अपने राज्य से निकाल दिया था, उनको भी रानी ने पुनः अपने राज्य में सम्मान देकर और एक सामंत सरदार के रूप में पद प्रतिष्ठा दी। एक डाकू सागर सिंह, जो बड़ा वीर पुरुष था, रानी ने जब उसे पकड़ा था तब पूछा था कि मैं तुम्हें छोड़ दूं तो क्या करोगे। उसने कहा, रानी, मैं आपको दुर्गा मानता हूँ, यदि आप मुझे छोड़ देंगी तो मैं फिर से डाके डालूंगा। इसलिए आप मुझे अपनी सेना में एक सरदार के रूप में भर्ती कर लीजिए, मेरे साथी भी आपके साथ रहेंगे। ऐसी थी रानी। और इसी ढंग से उनकी सेना में अनेक विश्वासभाजन, विश्वास पात्र सामंत सरदार इकट्ठे हो चले थे। रघुनाथ सिंह, खुदाबख्श, महिलाओं में सुंदर मुंदर जूही मोतीबाई, गुलाम गौस खां तोपची थे, जिनके तोप संचालन का सब लोग लोहा मानते थे। ऐसे
अपने सैन्य टुकड़ी के एक एक के मन में उत्साह की भावना भरकर रानी ने युद्ध का श्रीगणेश किया। कल युद्ध होना था, आज सारे सैनिकों को, सारे परिवारों को इकट्ठा कर कहा कि आज बसंतोत्सव मनाएंगे। अपने हाथों से पूड़ियों को बेलकर, पूड़ियों को कड़ा से निकाल कर, और जब सबके हाथों में परसने लगीं तो लोगों ने इसे केवल भोजन नहीं, रानी के हाथों का प्रसाद माना। कोई उसे अपने आंचल से बांधने लगा, कोई पगड़ी और साफे में, और ऐसे सब लोगों ने ये तय कर लिया कि अब यह जीवन अपने स्वदेश के लिए होगा। युद्ध प्रारंभ हुआ। लंबे समय तक युद्ध चला। गुलाम गौस खान के तोप संचालन का कोई सानी नहीं। वे अपनी छोटी कड़क बिजली तोप से कुछ ऐसा चमत्कार करने लगे कि अंग्रेज भी हतप्रभ रह गए। एक दिन अंग्रेजों ने रानी के एक विश्वासभाजन परिवार का उसको अपना बनाया, खुफिया के रूप में उसका उपयोग किया, और ऐसे नवाब से पूछा कि ये रानी के पास कितनी सैन्य टुकड़ी है। उसने कहा कुछ खास नहीं। सबके बाद उनका जो अंतिम प्रश्न था कि रानी के यहाँ से चलने वाले बारूद होते हैं उसमें धुआं नहीं होता। उन्होंने कहा रानी स्वयं अस्त्र शस्त्रों के निर्माण और संचालन का दायित्व अपने ऊपर लेकर चलती हैं। अंग्रेज रानी की सैन्य शक्ति और सैन्य संचालन को देखकर हतप्रभ थे। एक अंतिम तुर्प के पत्ते के रूप में अंग्रेजों का सेनापति जनरल ह्यूरोज आया। ह्यूरोज को अंग्रेजी सेना का सबसे बड़ा सेनानायक माना जाता। वह आकर कूटनीति के बल पर युद्ध संचालन करने लगा। रानी ने तय किया कि अब यह युद्ध लंबा नहीं चल सकता। झांसी की अधिकांश सैन्य टुकड़ी युद्ध लड़ते लड़ते शहीद हो गई। ऐसे में उन्होंने सोचा कि झांसी से युद्ध का केंद्र बदलना चाहिए, झांसी को छोड़ना चाहिए। लेकिन घेरा इतना तगड़ा था कि रानी का निकलना कठिन। ऐसे में उनकी एक सहेली, जो देखने में लक्ष्मीबाई के ही कदकाठी की थी, उसने कहा रानी आप निकलिए, मैं अंग्रेजों को रोकती हूँ। अंग्रेजों के साथ भयंकर युद्ध होने लगा। घंटों के बाद उन्होंने विजय की ओर कदम रखा। अंग्रेज ये समझे कि मैंने रानी को वश में कर लिया। जब एक ऐसी स्त्री को पकड़कर अपने खेमे में लाए तो जानने वालों ने बताया कि ये रानी नहीं, उनकी सहेली है। इसका नाम है झलकारी बाई। ये झलकारी बाई कोई और नहीं, रानी को झांसी के किले से सकुशल निकालने वाली वो वीरांगना थी, जिसने चकमा देकर अपने स्वयं झांसी की रानी बनकर उनके जैसे परिधान को धारण कर और बहुत देर तक अंग्रेजों को चकमा देकर रोकती रहीं। और इस बीच रानी तब तक बहुत दूर निकल गई थीं। अंग्रेज हाथ मलते रह गए। उनको झांसी में रानी को कैद करने का जो सपना उन्होंने देखा था वो चकनाचूर हुआ। रानी झांसी से चलकर निरंतर दिन रात प्रवास करते अपने मुँह बोले भाई तात्या टोपे के राज्य कालपी तक आईं। कालपी में उन्हें संरक्षण मिला, तात्या टोपे का साथ मिला। लेकिन तात्या टोपे के साथ के बावजूद यहाँ बहुत लंबे समय तक लड़ाई नहीं लड़ी जा सकती। सबको तलाश थी एक अच्छे राज्य की जहाँ से इस स्वाधीनता की लड़ाई को लड़ा जा सके। ऐसे में रानी ने ग्वालियर को चुना और सब वहाँ से निकलकर ग्वालियर पहुँचे। ग्वालियर के राजा सिंधिया बालक थे। उनका संचालन वहाँ के कुछ प्रमुख लोग थे जिनके भुलावे में आकर उन्होंने रानी का सहयोग करने से मना कर दिया। मन ही मन वे रानी से कुढ़ते भी थे कि ये आकर मेरे ऊपर वश करती हैं। रानी समझ गई कि ये ग्वालियर राज्य मुझे पसंद नहीं करता, फिर भी अपने अंतिम धर्म का निर्वाह करती। घोड़े पर बैठ निकल जाती। एक दिन निकलते निकलते उन्होंने एक कुटिया के सामने अपने घोड़े को रोक दिया।
अंदर जाकर देखा तो एक बाबा उनका चरण स्पर्श किया। कहा, बाबा यह लड़ाई कब तक चलेगी? बाबा ने कहा, अनंत काल तक बेटी। यह देवासुर संग्राम है, तुम देवताओं का पक्ष लेकर चल रही हो, युद्ध तो लगातार चलेगा। उन्होंने कहा कि इस युद्ध का परिणाम क्या होगा? कहा, परिणाम उज्जवल है, अंततः विजय तुम्हारी होगी, लेकिन जरूरी नहीं कि तुम अपनी आंखों से अपनी विजय को देखो। तुमने ये आग लगाई है, लौ लगाई है, कोई और आकर इसको आगे बढ़ाएगा। इस प्रकार ये क्रम चलता रहेगा। तुम निश्चिंत रहो, तुम्हारा प्रयास विफल नहीं गया। और कहते हैं कि आज गीता के 18वें अध्याय का पाठ कर रानी युद्ध के लिए प्रवृत्त हुई। आज का युद्ध बड़ा भयंकर था, अंतिम निर्णायक युद्ध था। छल से रानी के पीठ में अंग्रेजों की ओर से चलाया हुआ एक छुरा आकर लग गया। रानी को लगा कि अब बहुत लंबे समय युद्ध नहीं किया जा सकता। कहते हैं कि 2-4 गोलियां भी उनको आकर लगीं। ऐसे में अपने घोड़े को उन्होंने इशारा किया कि मुझे लेकर युद्ध के मैदान से अलग चलो। वह घोड़ा रानी के अपने पसंद के घोड़ों में से नहीं था। वह ग्वालियर के अस्तबल का एक ऐसा घोड़ा था जिसको पहली बार जब रानी ने देखा तो माना कि यह घोड़ा कभी भी दगा दे सकता है। वही हुआ। आज याद आई चेतक की, जो चेतक अपने राणा को बचाने के लिए अपना प्राणोत्सर्ग तक कर गया। काश एक ऐसा घोड़ा रानी को अंतिम समय मिला होता। यह घोड़ा कुछ दूर जाकर अटका, एक नाले में कूद कर निकलने से मना किया। वहाँ चोट आई। इस बीच पीछे से अंग्रेजों की टुकड़ी जो पीछा कर रही थी, कुछ और गोलियां आकर रानी के पीठ में लगीं। रानी ने अपने सहयोगी सरदार रघुनाथ सिंह से कहा कि मेरे शरीर को ये गोरे छूने न पाएं। रघुनाथ सिंह उनको लेकर चले। कुछ दूर निकल गए। वहाँ जाकर देखा तो पास एक झोपड़ी है। वहाँ उन्होंने रानी को देखा तो रानी का शरीर निश्चल पड़ गया था। अब उनके दाह संस्कार की बारी थी। उन्होंने अंदर जाकर उस झोपड़ी के मालिक यानी उस संत से पूछा, सब बाबा ये रानी का दाह संस्कार कैसे हो सकता है? उन्होंने कहा कि रानी नहीं रही तो अब ये आश्रम भी रहने का क्या प्रयोजन है? उन्होंने कहा, इस झोपड़ी के लकड़ियों, बांसों, घास फूस के सहारे इनके शव का संस्कार करो, मैं अन्यत्र रह लूँगा। उसी झोपड़ी के सामग्री से, ईंधन से रानी का संस्कार हुआ। अधजली लाश को भी जैसे तैसे जलाने का उद्यम हुआ और इस प्रकार रानी के भस्म को वहीं पर मिट्टी में दबाकर ऊपर एक चौरा बना दिया, कुछ फूल चढ़ा दिया। उनका एक प्रमुख सामंत सरदार जो सिंधी था, उसने कहा कि मेरा पीर बहुत बड़ा था, बहुत बली था। अंग्रेज आए, उन्हें रानी का कोई सुराग नहीं मिला। अंग्रेजों का सपना सपना रह गया कि हम रानी को पकड़कर और बंदी बनाएंगे। रानी एक उन्मुक्त पवन की तरह से आई, अपने जीवन भर अपना युद्ध लड़ी और फिर उसी पवन की तरह से विसर्जित हो गई। ऐसी थी रानी लक्ष्मीबाई। हम कह सकते हैं कि रानी का जीवन चाहे जितना क्षणिक क्यों न रहा हो, लेकिन उन्होंने प्रथम स्वाधीनता संग्राम का नेतृत्व किया और जो लौ लगाई वही आगे बढ़कर महान क्रांतिकारियों की प्रेरणा बनी और फिर भारत को आज़ादी मिली, स्वतंत्रता मिली। हम रानी लक्ष्मीबाई के उत्सर्ग को कभी नहीं भूल सकते। दुर्गा की प्रतिमूर्ति रानी लक्ष्मीबाई की जय हो।